साल था 1976 का। एक लड़के की पैदाइश होती है। जन्म में जाए सुअर के बच्चे। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कहा चाइनीज खाना ही खाएंगे, आपको पसंद आएगा। कल्चर कल्टूरा। अब यहाँ हम 2 सेंचुरीज को फास्ट फॉरवर्ड कर दें। कल्चर की तलाश में मजीद आगे चलिए। माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। मुल्क की मईशत को बड़ी हद तक के लिए तो ठीक ठाक आई, सहलाने में तो ज़िया का कोई सानी ही नहीं था। होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। कुछ भी खा लो, कुछ भी पहन लो, कहीं भी चले जाओ और कोई भी दिन मना लो। अरे क्या कुछ भी करके कोई कौम सरवाइव करती है? कौमों को तो छोड़ दें, क्या कुछ भी करके कोई इंसान जिंदगी जीता है? अगर मैं आपको कहूं कि आज से आप सिर्फ चाइनीज खाना ही खाएंगे, यही नहीं बल्कि सिर्फ चाइनीज गाने ही सुनेंगे, वो भी ओपरा म्यूजिक, क्या आपको पसंद आएगा? तो दोस्तों, किसी भी सोसाइटी को शेप करने के लिए एक चीज होती है कल्चर, यानी एक कौम की सकाफत, जिससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कोई भी कौम जीती कैसे है। अब जीने की बात है तो आपको बताते हैं कि कल्चर असल में हमारी जिंदगी में आया कहां से। ये 18वीं सेंचुरी का वक्त था जब कोई नहीं जानता था कि आप होराइजन टीवी को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं, लेकिन लैटिन लोगों को ये उम्मीद जरूर थी क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी कहानी दुनिया भर में फैल जाए। दोस्तों, उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा किया जाने वाला काम खेती बाड़ी था और लैटिन जबान बहुत ज्यादा असर रखती थी, जैसे कि लैटिन लिटरेचर काफी मकबूल था। खैर, लैटिन लोग अपनी काश्तकारी या जमीन की खुदाई के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे, कल्टूरा। अब ये एक लफ्ज उस सारे रिश्ते को बयान करता था जो उनका अपनी जमीन के साथ था। फिर कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कहा ये एक लफ्ज पहचान के लिए भी होना चाहिए, उनकी अपनी पहचान के लिए, जैसे कि लैटिन खाना, लैटिन कपड़े, लैटिन म्यूजिक और लैटिन लिटरेचर। यूरोप का रीजन उस वक्त भी काफी ज्यादा लिटरेचर और आर्ट की बात करता था, तो एक जर्मन फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट जॉन गॉटफ्राइड हार्डर ने इसी लैटिन लफ्ज कल्टूरा को कल्चर में तब्दील कर दिया और कहा ये वो लफ्ज है जो हमारी शनाख्त जाहिर करता है। अब यहाँ हम 2 सेंचुरीज को फास्ट फॉरवर्ड कर दें तो हम पहुंच जाते हैं 20वीं सेंचुरी के इंडिया में, जहां हम ऐसे लोगों की एक मेजॉरिटी देखेंगे जो अपने कल्चर के लिए इतने ज्यादा सीरियस नजर आते हैं कि यहाँ कल्चर को लेकर लड़ाइयाँ और बड़े लेवल के फसादात भी हो जाते हैं। मजीद आगे चलिए। अब हम आ गए हैं इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पर, जहां कायदे आजम ने 2 कौमी नजरिया पेश कर दिया। अब ये 2 कौमी नजरिया तो पूरा का पूरा ही कल्चर पर बेस्ड था और इस कल्चर की ही बुनियाद पर आज आप पाकिस्तान में बैठे हैं। लेकिन फिर एक शख्स ऐसा आया जिसने इस बेचारे फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हार्डर के तकरीबन 200 साल पहले मुतारिफ कराए गए इस कल्चर के लफ्ज को एक निवाले में ही पूरा का पूरा खा लिया और आज तक पाकिस्तानी लोग अपनी कल्चर की तलाश में भटकते दिखाई देते हैं। ये था मर्द कामिल, मर्द हक, ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक। माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. साल 1924 इंडिया का जलंधर शहर। एक निहायत ही इज्जतदार स्कूल टीचर मोहम्मद अकबर अली के घर एक लड़के की पैदाइश होती है जिसका नाम वो मोहम्मद ज़ियाउल हक रखते हैं। ये ज़िया अपनी तालीम दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मुकम्मल करके ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल कर लेता है। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद ज़िया पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन जाता है और 1955 में मेजर का रैंक संभाल लेता है।
दोस्तों, जियाउल हक शुरू से ही काफी शातिर दिमाग का था और उसे मिलिट्री जैसे इदारे में अच्छी तरह से एडजस्ट करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने सीनियर्स बल्कि जूनियर्स तक की काफी ठीक से खुशामद करना जानता था। खैर, इसी बहलाने फुसलाने और सहलाने के हुनर में माहिर होने की वजह से मुल्क की मईशत को बड़ी हद तक सूद की लानत से पाक कर दिया गया। 1964 में जिया लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक पहुंच जाता है। Whether it is Mr. A, Mr. B or General Ziaul Haq himself, and justice must be done. और आखिरकार 1976 में जिया का मिलिट्री करियर बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच जाता है, जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो उसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 1955 से लेकर 75 तक 20 सालों में जिया के सामने कोई मुश्किल पेश ना आई हो। मुश्किलें तो ठीक ठाक आई और एक बार तो जिया का खुद का कोर्ट मार्शल होते होते रह गया। लेकिन जैसा कि हमने बताया है दोस्तों, सहलाने में तो जिया का कोई सानी ही नहीं था। अपने सीनियर्स को मुर्शिद मुर्शिद कहकर जिया ने जैसे तैसे इस मामले को रफा दफा कर दिया। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो उस वक्त पाकिस्तान की सकाफत जोरों शोर से परवान चढ़ रही थी। साल था 1976 का, हुकूमत जुल्फिकार अली भुट्टो की। दिल दिल पाकिस्तान गाने वाले जुनैद जमशेद के वाइटल साइंस, आलमगीर का देखा ना था, अहमद रुश्दी, नाहिद अख्तर, इकबाल बानो और कई पॉपुलर सिंगर्स उस जमाने में पाकिस्तान का चेहरा थे। और वहीं फैज अहमद फैज और हबीब जालिब जैसे शायर अपनी नज़मों के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया भर में प्रमोट कर रहे थे। रफ़ाकतों में पशेमानियाँ तो होती हैं कि दोस्तों से भी नादानियाँ तो होती हैं। मरा हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। डिसिप्लिन के दिलदादा इस आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक की ताबेदारी तो देखिए दोस्तों। जिस भुट्टो ने उसे आर्मी चीफ बनाया था, उसी भुट्टो से इक्तदार छीनकर 1977 में जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है और फिर शुरू हुआ पाकिस्तान का एक स्याह तरीन दौर। देखिए, भले ही जिया ने भुट्टो से दगाबाजी कर दी थी, उनकी हुकूमत को खा लिया था, मगर भुट्टो एक अवामी लीडर थे। जब वो जलसा करते तो लाखों का समंदर जमा हो जाता। और जब भुट्टो ने भांप लिया था कि जियाउल हक के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, तो वो खुलेआम अपने जलसों में आर्मी के खिलाफ बात किया करते थे और लोग भी उन्हें खूब सराहते थे। इससे बड़ी कोई